लेकिन तभी आया वो कांड जिसने राजीव गांधी के बेदाग करियर पर धब्बा लगा दिया। ये कांड था बोफोर्स डील। बोफोर्स कांड ने न केवल राजीव गांधी की शख्सियत बल्कि उनकी सरकार को भी झटका दिया। इस सौदे में भारत सरकार ने बोफोर्स से 155 mm की 410 होवित्जर तोप खरीदने की डील की थी। इस डील के कुछ ही दिन बाद खुलासा हुआ कि बोफोर्स सौदे में ओत्तोवियो क्वात्रोची नाम के एक इतालवी मिडिलमैन ने रोल निभाया था और बोफोर्स कंपनी ने सौदे के लिए भारतीय नेताओं को मोटी रिश्वत दी थी। बोफोर्स कांड का खुलासा होते ही भारत की राजनीति में हड़कंप मच गया। राजीव गांधी कैबिनेट के ही वित्त मंत्री वीपी सिंह ने इस मामले को बड़े पैमाने पर उठाया। वीपी सिंह ने आरोप लगाया कि क्वात्रोची गांधी परिवार का करीबी है और इस डील में राजीव गांधी को भी पैसा पहुंचाया गया है। इस कांड पर उस वक्त द हिंदू अखबार के संपादक एन राम ने भी राजीव गांधी और उनकी सरकार पर निशाना साधा था। राजीव गांधी is an agent, a middleman. They call him an entrepreneur. बोफोर्स डील पर हुए इस खुलासे ने राजीव गांधी के ईमानदार नेता की छवि को झटका पहुंचाया और 1989 के चुनाव में कांग्रेस हार गई। इस कांड में नाम आने और चुनाव में करारी हार ने राजीव गांधी को भी सदमा पहुंचा दिया था। इट इज ए ट्रेजेडी। ये गलत उसके ऊपर आरोप लगाकर ये ट्रैजिक सिचुएशन देखने के मिला है। ये बहुत दुखित है। ठीक है, हो गया। अभी लोगों को मालूम था राजीव जी उसमें कुछ नहीं था। हालांकि कांग्रेस के कई बड़े नेता आज भी मानते हैं कि बोफोर्स कांड में राजीव गांधी का नाम बेवजह घसीटा गया था। ऑनेस्ट टू द कोर, चाहे गंद च कितना डाला इन्होंने, सरकार भी चली गई। अल्टीमेटली व्हाट हैपेंड, राजीव गांधी केम आउट क्लीन, एडमिनिस्ट्रेटेड टू पार एक्सीलेंस। सरकार गिरने के बाद बोफोर्स कांड पर जांच भी बिठा दी गई, जिसका राजीव गांधी ने अपनी अंतिम सांसों तक सामना किया। बोफोर्स ने राजीव गांधी की छवि को नुकसान पहुंचाया तो राजीव गांधी के कुछ फैसले भी उनके खिलाफ चले गए, जिसमें से सबसे बड़ा था श्रीलंका में भारतीय सेना को भेजना। उस दौर में श्रीलंका में तमिलों की आजादी की मांग कर रहे लिट्टे और श्रीलंकाई सरकार के बीच गृह युद्ध चल रहा था। इस जंग में हजारों श्रीलंकाई नागरिक जान गंवा चुके थे और राजीव गांधी ने दखल देकर श्रीलंका में शांति कायम करने की कोशिश की और श्रीलंका सरकार और तमिल गुटों के साथ शांति समझौते पर दस्तखत कर दिए। उन्नीस सौ 87 में IPKF यानी इंडियन पीस कीपिंग फोर्स के कदम श्रीलंका की धरती पर पड़े। सेना को उन हिस्सों की निगरानी करनी थी जिसमें संघर्ष खत्म करने के लिए दोनों पक्ष राजी थे। कुछ तमिल गुटों को इस पर ऐतराज नहीं था, लेकिन लिट्टे इस पर राजी नहीं हुआ और लिट्टे ने भारतीय सेनाओं पर हमले करने शुरू कर दिए। बिना उकसावे के हुए इन हमलों के बाद फैसला किया गया कि लिट्टे को डिसआर्म करने के लिए अगर ताकत का इस्तेमाल करना पड़े तो किया जाए। श्रीलंका में भारतीय सेना ने लिट्टे को बहुत हद तक काबू तो किया, लेकिन उसकी कीमत भी चुकाई। श्रीलंका में तकरीबन 700 भारतीय सैनिकों को अपनी जान से हाथ धोना पड़ा। Mr. Rajiv Gandhi took the right decision to send on the facts presented to him, but the advice given to him was not correct. The material presented before him was not correct.
IPKF के साथ ही राजीव गांधी को जिस दूसरे मोर्चे पर हार का सामना करना पड़ा वो था शाह बानो केस। 1985 में एक तलाकशुदा मुस्लिम महिला शाह बानो ने अपने पति से गुजारा मांगने की गुहार की, जिसे सुप्रीम कोर्ट ने स्वीकार कर लिया था, लेकिन मुस्लिम कट्टरपंथियों ने इस फैसले का विरोध किया और उनके दबाव में राजीव सरकार ने संसद में कानून पास कर सुप्रीम कोर्ट के फैसले को रोक दिया। मेरे ख्याल में शाह बानो का केस मिसहैंडल हो गया। वो खुद तो चाहते थे, पर कुछ वो सीनियर लीडर थे मुस्लिम, उन्होंने कहा कि साहब ये नहीं। अल्पसंख्यकों का समर्थन हासिल करने के लिए राजीव ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले को ही पलट दिया था, जबकि श्रीलंका में सेना भेजने के मामले में दी गई उनको गलत सलाह उम्र भर के लिए भारी पड़ गई। बोफोर्स की आग ने कांग्रेस को सत्ता से हटा दिया था और वीपी सिंह के हाथ में देश की बागडोर थी, लेकिन वीपी सिंह और उनके बाद चंद्रशेखर की सरकार ज्यादा वक्त तक नहीं टिकी और एक बार फिर देश में आम चुनाव की घोषणा कर दी गई। चुनाव में पार्टी की जीत के लिए राजीव पूरे देश में रैलियां करने लगे और रैलियों के इसी सिलसिले में राजीव गांधी के कदम बढ़े तमिलनाडु के श्री पेरम्बदूर की तरफ, जो उनकी आखिरी मंजिल बनने वाला था। श्री पेरम्बदूर पहुंचने से पहले राजीव गांधी का प्लेन खराब हो गया था, लेकिन प्लेन फिर ठीक हो गया और यही बनी राजीव की आखिरी उड़ान। उस वक्त राजीव गांधी के साथ रहे हनुमंत राव का गला आज भी उस दिन को याद करके भर आता है। एक सेकंड भी रोके नहीं, गाड़ी पलटाओ, फ्लाइट ठीक हुआ, चलना है तो गाड़ी पलटाए, सीधा आए, फ्लाइट में बैठे, टाटा करे, बस। राजीव के कदम श्री पेरम्बदूर की तरफ बढ़े, जहां LTTE के आत्मघाती हमलावर राजीव की घात में बैठे थे। राजीव की जान पर पहले भी हमला हो चुका था। 30 जुलाई 1987 को श्रीलंका दौरे के दौरान राजीव गांधी पर जानलेवा हमला हुआ था। राजीव गांधी श्रीलंकाई नेवी की गार्ड परेड का निरीक्षण कर रहे थे, तभी विजिता रोहाना नाम के एक कैडेट ने राजीव गांधी पर राइफल की बट से हमला कर दिया। विजिता तमिल मुद्दों का समर्थक था और श्रीलंकाई धरती पर भारतीय सेना के उतरने से नाराज था। हालांकि राजीव इस हमले में बच गए, लेकिन यहां से साफ हो गया कि तमिल कट्टरपंथी राजीव गांधी को मारना चाहते थे। लिट्टे को पता था कि अगर राजीव दोबारा प्रधानमंत्री बन गए तो उन पर हमला आसान नहीं होगा, इसलिए उन्होंने श्री पेरम्बदूर की सभा को ही अपना निशाना चुना। राजीव गांधी पर हमले की साजिश के लिए लिट्टे ने दुर्दांत आतंकवादी शिवरासन को चुना। शिवरासन लिट्टे के गुप्तचर विभाग के प्रमुख पुट्टू अम्मन का खास सिपह सालार था और इस काम के लिए शिवरासन ने तैयारियों की जिम्मेदारी दी मुरुगन को। साथ ही साथ प्लान में पेरारीवलन, संथन, शुभा, नलिनी और धनु को भी शामिल किया गया और धनु को राजीव गांधी को मारने की जिम्मेदारी दी गई। 21 मई 1991 को धनु के साथ लिट्टे का आत्मघाती दस्ता उस जगह पर पहुंच गया जहां राजीव गांधी को सभा करनी थी। तकरीबन 2.5 घंटे के बाद राजीव गांधी मंच पर पहुंचे और भीड़ में शामिल धनु राजीव गांधी की तरफ बढ़ी। धनु राजीव गांधी के पास पहुंची, जहां उसने अपने शरीर से बंधे विस्फोटकों में धमाका कर दिया। एक फीट से भी कम फासले पर हुए धमाके में राजीव गांधी को गहरी चोट पहुंची और उनकी मौके पर ही मौत हो गई। डेटोनेटर दबाने वाली धनु भी बम की चपेट में आ गई और उसकी भी मौत हो गई। लिट्टे और उसका आत्मघाती दस्ता अपने मकसद में कामयाब हो गया था और भारत ने खो दिया वो नेता जिसने देखा था
दुनिया में हिंदुस्तान का परचम लहराने का सपना। श्रीलंका में सेना भेजने के फैसले ने लिट्टे को राजीव गांधी की जान का दुश्मन बना दिया। 21 मई 1991 यही भारत के इतिहास का वो काला दिन था जिस दिन तमिलनाडु के श्री पेरम्बदूर में लिट्टे के आत्मघाती हमलावरों ने राजीव गांधी की हत्या कर दी। और राजीव गांधी की हत्या के बाद शुरू हुई वो जांच जो देश के इतिहास में किसी हत्या की सबसे बड़ी जांच बनने वाली थी। राजीव गांधी की मौत के बाद तत्कालीन सीआरपीएफ अधिकारी डॉक्टर आर कार्तिकेयन को राजीव गांधी हत्याकांड की जांच का जिम्मा सौंपा गया। जांच शुरू करने का आदेश तो मिल गया था, लेकिन ये जांच इतनी आसान नहीं थी क्योंकि जांच एजेंसियों के पास इस साजिश से जुड़ा कोई क्लू नहीं था। लेकिन जैसे जैसे जांच आगे बढ़ी तो साजिश की पूरी कहानी परत दर परत खुलने लगी। Investigation started. There was no clue at all to start with. What we found was at that time one head, 2 legs, 1 hand of that person. You know, Rajiv Gandhi's body was taken away already to Delhi. राजीव गांधी के हत्या की जांच कर रही सीबीआई की स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम को कदम कदम पर मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा था। हमलावर एलटीटीई के थे ये तो पता चल चुका था, लेकिन उन्हें पकड़ने और सजा दिलवाने के लिए सीबीआई की इन्वेस्टिगेटिंग टीम को काफी मशक्कत करनी पड़ रही थी। कार्तिकेयन के नेतृत्व में एसआईटी ने कई जगह छापे मारे, सैकड़ों लोगों से पूछताछ की। कार्तिकेयन और उनकी टीम दिन रात जांच में जुटे हुए थे। लोगों से पूछताछ के साथ ही वो लिट्टे से जुड़े लोगों पर भी नजर रख रहे थे और लिट्टे के स्थानीय मॉड्यूल के वायरलेस संदेशों पर भी नजर रखे हुए थे। Conducting raids here and there all over the place and then intercepting the conversation between their wireless set and from Madras, and we had collected about 500 video cassettes, suspected places. All of them had to be viewed. इस मामले में पुलिस ने 26 लोगों को हिरासत में लिया। अदालत में सुनवाई के बाद 4 लोगों को सजाए मौत का ऐलान किया गया, जिसमें मुरुगन, उसकी साथी नलिनी, संथन और पेरारीवलन शामिल थे। इस मामले में 1025 गवाहों के बयान लिए गए और 10,000 पन्नों से भी ज्यादा की चार्जशीट फाइल की गई। प्रभाकरण के इशारे पर साजिश रचने वाले शिवरासन और उसकी साथी शुभा ने पुलिस के शिकंजे में फंसने से पहले ही साइनाइड खाकर आत्महत्या कर ली। लेकिन राजीव गांधी की हत्या का आदेश देने वाला प्रभाकरण श्रीलंका में था। इस वजह से उस पर कोई कार्रवाई नहीं हो पाई। राजीव गांधी हत्याकांड की जांच कर मुलजिमों को उनके अंजाम तक पहुंचाने वाले पूर्व आईपीएस डीआर कार्तिकेयन मानते हैं कि अगर श्री पेरम्बदूर में सुरक्षा के इंतजाम पुख्ता होते तो शायद राजीव गांधी की हत्या नहीं होती। If the intelligence people had been little more alert, this could have been perhaps known and prevented. And security, even the minimum security given was not properly implemented in Sri Perumbudur. राजीव गांधी आज इस दुनिया में नहीं है, लेकिन हिंदुस्तान के लिए जो सपना उन्होंने देखा था वो आज भी जिंदा है।